हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा 2.0। यहाँ पे क्या है, हम लोग आज गेट के सेकंड वीडियो की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का रिक्वेस्ट था कि आप सर हमें जो है गेट पे और पीएसयूज के ऊपर जो भी वैकेंसीज आती हैं या जो भी हमारा आफ्टर बीटेक या ड्यूरिंग बीटेक जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसके बारे में आप हमें बताइए और एक ऐसा चैनल बनाइए, ऐसे वीडियोज़ उस पर डाला करिए जिससे बच्चों को थोड़ा हेल्प मिले आफ्टर बीटेक में एडमिशन लेने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों में उनको हेल्प मिले। तो हमने एक चैनल स्टार्ट किया है द मेंटा 2.0 के नाम से, जिसमें हम आपको गेट के रिगार्डिंग और पीएसयूज की जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं या फिर आईआईटी एनआईटी या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जो भी एडमिशन का प्रोसेस रहता है वो सारी छोटी बड़ी अपडेट इसमें हम आपको देने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो में मैंने गेट का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया था कि गेट का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, गेट के एग्जाम के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल रहते हैं। तो गेट का एग्जाम जो है वो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है इस बार, और एडमिट कार्ड लगभग आने ही वाले हैं। इसके हो सकता है रिलीज़ भी हो गए एडमिट कार्ड। और इसमें क्या है कि आपका एग्ज़ाम जो है 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में होगा। तो 5 फरवरी से 13 फरवरी के जो बीच में होगा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चों के लिए। और इसमें मैंने आपको गेट जितने भी गेट के एस्पिरेंट हैं उनको मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा हम पहले थोड़ा कि पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था तो उसमें कुछ बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पे कमेंट आए थे, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि सर गेट का जो एग्ज़ाम होता है इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा उनको पता नहीं, जैसे पेपर कोड वगैरह जो होते हैं या फिर पिछले साल 2021 में अपनी स्ट्रीम के अलावा जैसे कोई बच्चा मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल वालों को इंजीनियरिंग साइंस मतलब कि एक्सी से पेपर देने के लिए वो एलिजिबल थे। अपने सब्जेक्ट के अलावा अपनी ब्रांच के अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट को भी ऑप्ट कर सकते थे, मतलब आप 2 पेपर दे सकते थे 2 स्ट्रीम से। तो कई सारे बच्चे उसमें कन्फ्यूजन में थे कि इसमें जो पेपर कोड वगैरह रहते हैं इसको कैसे ऑप्ट करना है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप अगर अपना जो प्राइमरी आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी प्राइमरी ब्रांच है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, उससे जो आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप केमिकल से दे रहे हैं, मैकेनिकल से दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से दे रहे हैं, उसके अलावा और कौन कौन से पेपर सेकंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। हालांकि एग्जाम जो गेट का फॉर्म था वो फिल हो चुका है और अभी आपका एग्जाम 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में होना है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सारे बच्चे हैं जो अभी रिसेंट में तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है या साल 2023 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको ये बातों का जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात कर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं। मैं बता चुका हूँ इसमें जो 90% क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 15 नंबर का आपका जो है एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड, और लगभग 13 नंबर की इसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपकी होती है ये लगभग 13 नंबर की पूछी जाती है और एप्टीट्यूड आपका पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का। तो ये जो 28 नंबर होते हैं ये तो आपके कंफर्म है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बिगिनर हैं, जो स्टार्टिंग से बिल्कुल तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि ये 28 नंबर ये गेन करना बहुत बड़ा बिग डील नहीं है। इसको आप आराम से कर सकते हैं अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स आपको बेसिक से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है, जैसे यूपी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एचके दास पढ़ रहे होंगे या फिर थॉमस एंड फिनी की मैथमेटिक्स चलती है काफ़ी सारे कॉलेजेस में। तो ये सारी चीज़ों में आप तैयारी शुरू कर देते हैं, कर सकते हैं। बेस जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसको आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। 13 नंबर की कभी कभी मैथमेटिक्स जो है वो 13 नंबर की तो आती ही आती है, कभी कभी 14 नंबर की भी और 15 नंबर की भी हो सकती है। तो ये 14, 15, 13 नंबर आपके फिक्स हैं कि मैथमेटिक्स से आने आने, और जो आपका फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाई जाएगी वो मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 15 नंबर में पूछा जाता है। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जो आपके 90% इसमें क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 90% क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। और ये जो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं, जितने भी ऐसे आपके जितना भी आपका सिलेबस है, मैं यहाँ पे एक ब्रांच के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जैसे आपने द मेंटा चैनल को प्यार दिया है, उम्मीद करते हैं इसको भी आप उतना ही प्यार देंगे, लाइक करेंगे। तो यहाँ पे 90% क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। स्कोर की बात कर लेते हैं। स्कोर आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जनरली सारे बच्चे जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जैसे आपको पता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि लगभग 20 आईटी हैं, वो सारे आईआईटीज। एनआईटीज में आपके लगभग 26 हैं या 29 के आसपास लगभग आपके एनआईटीज हैं इसमें। और उसके बाद आपके ट्रिपल आईटीज जो हैं, उसके बाद सेंट्रल फंडेड के कुछ कॉलेज हैं जो इसमें जो हायर स्टडीज के लिए, एमटेक के लिए, एमएस के लिए, पीएचडी के लिए डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट आपके कोर्स हैं, प्रोग्राम है, वो ऑफर करते हैं गेट के स्कोर से। अब इसमें होता है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आप बच्चे पूछ रहे थे क्या सर गेट का स्कोर का 3 साल तक वैलिड रहता है, 3 ईयर तक जो आपका वैलिड रहता है। अब इसमें होता क्या है, 3 साल तक ये जो वैलिड रहता है, तो इसका ये जो वैलिडिटी होती है ये केवल आपकी हायर स्टडीज के लिए होती है। जैसे किसी बच्चे ने 2022 में गेट का पेपर दिया और 2022 में गेट का पेपर देने के बाद अगर उसका स्कोर अच्छा है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में कि पीएसयू के लिए कितने नंबर आपको चाहिए होंगे और कितनी रैंक आपको चाहिए होगी, कितना स्कोर आपको चाहिए होगा आउट ऑफ 1000। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो 1 साल के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट होता है, इसमें जो आपका जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 3 ईयर,
फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ गेट रिजल्ट। तो जो गेट की रिजल्ट आपकी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से आपकी लगभग 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी वैकेंसीज आएंगी पीएसयूज में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आपके ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पे गेट के स्कोर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं जॉब अपना जो है ऑप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, अगर आपको आईआईटी नहीं मिल पा रहा है या किसी वजह से आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, कोई काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे बच्चों को मैंने पिछले साल देखा कि वो उनका स्कोर बहुत अच्छा था, उनकी रैंक बहुत अच्छी थी, लेकिन वो काउंसलिंग सही से नहीं कर पाए। जैसे किसी ने फॉर्म भर दिया तो वो रिजल्ट देखना भूल गया। बहुत सारे बच्चे कोब में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, वो सोचते हैं कोब में रजिस्ट्रेशन कर दिया हमने, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल उसको बोलते हैं, तो उसमें हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हमारा जो है आईटी में हो जाएगा, एनआईटी में हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सेंट्रल फंडेड के लिए काउंसलिंग अलग होती है। हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे जैसे ही इसका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग की वीडियो बनाने मैं आपको देने शुरू कर दूंगा। तो इसमें क्या है, सीसीएमटी काउंसलिंग होती है, वो आपका होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मतलब सेंट्रल फंडेड के लिए। और जो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल जो होता है वो आपका केवल रिजल्ट दिखाता है, उसमें आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आईआईटी के लिए आपको सारे आईआईटी के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। और तो और इसमें एक चीज और होती है कि जैसे आईआईटी कानपुर में आपको एडमिशन लेना है, अब आईआईटी कानपुर में अगर आप अपनी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से किया, मैकेनिकल से किया, अब आप मैकेनिकल से आपने अप्लाई कर दिया, तो बहुत सारे आईआईटीज में ऐसा भी होता है कि दूसरे प्रोग्राम में, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम उसको बोलते हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सेम कॉलेज में फॉर्म भी अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में कहीं बात करते रहेंगे रिजल्ट के बाद। तो यहाँ बात कर लेते हैं, गेट का स्कोर कार्ड वैलिड रहता है लेकिन केवल हायर स्टडीज के लिए। मतलब आप 2022 में अगर कर रहे हैं तो 2023 2024 तक आप हायर स्टडीज मतलब एमटेक, एमएस, पीएचडी में उसको यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, जो भी कॉलेज उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ फॉरेन की यूनिवर्सिटीज वगैरह भी हैं जो उसको एक्सेप्ट करती हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होता है। जनरली सबको पता है कि बीटेक 3rd ईयर वाला स्टूडेंट या 4th ईयर वाला स्टूडेंट या पास आउट स्टूडेंट गेट का एग्जाम दे सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनका जो ब्राउज़र है आईआईटी खड़गपुर का ब्राउज़र पर अगर आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट हु करंटली स्टडिंग इन 3rd और हायर ईयर। एक ऐसा स्टूडेंट जो अपना करंट में पढ़ रहा है 3rd ईयर में या फिर पास आउट हो चुका है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, कौन कौन सी स्ट्रीम इन्होंने दे रखी है, प्रोग्राम हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, या तो वो डिग्री कर रहा है या फिर उसका कंप्लीट हो चुका है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। कौन कौन से उसमें, या तो आपका इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आर्किटेक्चर में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट में हो। तो ये सारे स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं अपने 3rd ईयर में अपनी डिग्री में या फिर पास आउट हो चुके हैं, वो गेट का एग्जाम दे सकते हैं। इंजीनियरिंग को छोड़ करके बाकी सबके सब्जेक्ट अलग होते हैं, सबके पेपर कोड अलग अलग होते हैं। वो मैं अभी डिटेल में बात कर लूंगा कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पेपर कोड होता है। डिटेल में पेपर कोड को लेकर के बच्चों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एडमिट कार्ड जनवरी का फर्स्ट वीक में लगभग उम्मीद है कि आ चुका है। अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड हो सकता है कि आ भी गया, हो सकता है आने वाला हो। अब एग्जाम का क्या है, एग्जाम होगा आपका फरवरी के, आपका 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में एग्जाम होगा। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आपका आएगा मार्च का 17, जो इसमें दे रखी है इन्होंने 17 मार्च इन्होंने डेट दे रखी है। अब इसमें क्या हम लोग बात कर लेते हैं आगे। अब बात आती है पेपर कोड की। पेपर कोड को लेकर बच्चों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई जो पेपर होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनका कोड के बारे में हम कैसे पता लगाएं। जो उन्होंने ब्राउज़र दे रखा है वो काफी बड़ा ब्राउज़र है, पढ़ना इतना आसान नहीं, तो उसमें से मैंने ये सब शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे सारी चीजें आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे पेपर कोड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो होता है उसका पेपर कोड होता है एई, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर कोड है एजी। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का पेपर कोड है एआर, बायोमेडिकल का पेपर कोड है बीएम, बायोटेक्नोलॉजी का बीटी है, सिविल इंजीनियरिंग का सीई है, केमिकल का सीएच है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का, ये दोनों एक में ही आते हैं, सीएस है, और केमिस्ट्री का सीवाई है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ईसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ई है, इन्वायरमेंटल साइंस का देखेंगे हम इंजीनियरिंग का ईएस, और इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का आप देखेंगे ईवाई, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का देखेंगे जी, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स की बात कर लेते हैं। साल 2022 में मैं आपको बता दूं, साल 2021 में भी कुछ नए सब्जेक्ट जोड़े गए थे। टोटल 29 सब्जेक्ट में ये पेपर इस बार पूछा जाएगा, टोटल 29 पेपर सब्जेक्ट में ये पेपर बनेगा इस बार। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल आप देखेंगे ये जो जीजी है आपका जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स है, और एक आपका यहाँ पे हो गया है नवल एंड आर्किटेक्चर। ये दो ब्रांचेस जो है वो 2022 में नई ऐड की गई है, मतलब ये पेपर कोड जो है ये नए पेपर इस बार बनेंगे, 2022 में ऐड किए गए। ये इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का देख लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे IN, मैथमेटिक्स का M है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ME हो गया, माइनिंग का आपका MN हो गया, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का MT हो गया, नवल आर्किटेक्चर का NM हो गया। उसके बाद मरीन का जो है आपका, हाँ, नवल आर्किटेक्चर और मरीन इंजीनियरिंग का NM हो गया। उसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का PE हो गया, फिजिक्स का PH हो गया, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का PI है। उसके बाद स्टैटिक्स का आप देखेंगे ST है। उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस का TF है। उसके बाद इंजीनियरिंग साइंस का XE इसको बोलते हैं, और आपका XS हो गया आपका ह्यूमैनिटी सोशल साइंस का, लाइफ साइंस का XL हो गया। तो ये पेपर कोड है जिसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है।
अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अपने सब्जेक्ट के अलावा, जैसे किसी बच्चे का भी यहाँ पे एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे किसी बच्चे ने अगर मैकेनिकल से गेट देना चाहता है, अब उसने मैकेनिकल से अगर गेट दे दिया, उसने पेपर भर दिया मैकेनिकल से, अगर अपने सब्जेक्ट में अपने फॉर्म में आपने भरा होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो हो गया वो हो गया। लेकिन जो 2023 वाले स्टूडेंट हैं वो उसको ध्यान से देखें, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बिगिनर हैं, तैयारी शुरू करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझ लें, क्योंकि फॉर्म भरने के समय आपको सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैकेनिकल से किसी बच्चे ने अगर दिया हुआ तो मैं से पेपर दिए हैं गेट का, और आप मैकेनिकल के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो पिछले साल मैकेनिकल में क्या था, इंजीनियरिंग साइंस के लिए एलिजिबल थे। अब इस बार उन्होंने क्या कर दिया है, एई कर दिया है, सीएच कर दिया मतलब केमिकल, उसके बाद आपका एनएम मतलब आपका नवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग साइंस हो गया। तो इतने सारे मतलब मैकेनिकल के अलावा जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं वो इन 5 सब्जेक्ट से पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे ही आप डिफरेंट आपके पेपर कोड का देख लीजिए। अगर आप एई से दे रहे हैं पेपर, प्राइमरी आपका पेपर कोड अगर एई है, मतलब आपका पहला सब्जेक्ट एई है, तो आप दे सकते हैं एनएम से, एक्सी से। एग्रीकल्चर है तो आप ईएस, जी, एक्सी, एक्सएल से दे सकते हैं। उसके बाद आपका एआर है तो आप सीई से दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बीटी से है तो आप बीएम, बायोमेडिकल या फिर एक्सेल से दे सकते हैं, लाइफ साइंस। उसके बाद आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आप एई, एआर, ईएस, जी। सिविल और मैकेनिकल में यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, इलेक्ट्रिकल में आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, ईसी में, सॉरी, ईसी वाले बच्चे भी लगभग 5 सब्जेक्ट से पेपर, दूसरे सब्जेक्ट मतलब पहला सब्जेक्ट अगर आपका ये रहेगा, थोड़ा सा समझ लें इस चीज को, अगर आपका पहला सब्जेक्ट प्राइमरी सब्जेक्ट ये है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में सेकंड पेपर के लिए इनमें से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये पेपर कोड का कंफ्यूजन और सब्जेक्ट को चूज करने का कंफ्यूजन बड़ा बच्चों में बना रहता है, तो इसको आप ध्यान से देख लें। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स और बच्चों की बड़ी डिमांड थी, इसीलिए इस चैनल को बनाया गया है। आप लोग उसको पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह मैं लगातार वीडियोस पे आपको देता रहूंगा, और जैसे काउंसलिंग गेट की स्टार्ट होगी मैं काउंसलिंग में पूरी तरीके से आपकी सपोर्ट करूंगा। और जितने भी कट ऑफ रहते हैं प्रीवियस ईयर के या फिर इस साल के, जो भी वैकेंसीज आती हैं आपके गेट के थ्रू, उन पर हम लोग बात करते रहेंगे। अब आप देख लेते हैं यूज ऑफ गेट स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप अपने गेट के स्कोर को यूज कहाँ कर सकते हैं। मतलब सब लोग मोटा मोटा जानते हैं कि भाई पीएसयू में जॉब मिल जाती है, आईआईटीज मिल जाते हैं, उसके लिए कितना स्कोर की जरूरत होती है, कितने नंबर चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, कितनी रैंक चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। अब देखेंगे पीएसयूज की अगर बात करें तो जो टॉप पीएसयूज हैं, जो मोस्ट पॉपुलर, वो आपका ओएनजीसी है, बीएचईएल है, एचएएल है, एनटीपीसी है, गेल है, एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपका पीजीसीएल आपका पावर ग्रिड हो गया। इसके बाद देख लेते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है आपका ग्रुप ए लेवल की जो पोस्ट होती है आपका फील्ड सीनियर फील्ड ऑफिसर टैली, उसके बाद सीनियर रिसर्च ऑफिसर आपका क्रिप्टो, उसके बाद सीनियर रिसर्च ऑफिसर एसएनटी, उसके बाद आपका ये होगा आप कैबिनेट के जो सचिवालय की जो कैबिनेट होती है वहां पे ये वैकेंसीज आती हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, ए ग्रेड की वैकेंसीज होती हैं, बहुत टॉप लेवल की सारी जॉब, जो जितने भी पोस्ट होती हैं, सारी जॉब्स होती हैं, ये बहुत टॉप लेवल की वैकेंसीज होती हैं, जिसमें गेट के थ्रू आपके लिया जाता है, गेट के स्कोर को आपका यूज किया जाता है। अब इनकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये पब्लिश किया जाएगा, इनका एडवर्टीजमेंट जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हैं, रोजगार समाचार हैं, वहां पे आपको ये न्यूज़ मिलेगी देखने को। तो लगातार अगर आप गेट का पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट के बाद लगातार आप इन पे सब पे अपडेट रहें, अच्छे अच्छे एप्लीकेशन अपने डाउनलोड कर लें, जितने भी न्यूज़पेपर के चलते हैं, बाकी न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग पढ़ते ही होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक नीचे नोट दे दिया है 2022 के ब्रोशर में, सम अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो यूटिलाइज गेट स्कोर फॉर देयर रिक्रूटमेंट पर्पज। तो इन्होंने दिया हुआ है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं ऐसे, जहां पे वो गेट के स्कोर को यूज कर सकते हैं। तो आप लोग लगातार अपडेट बने रहिए, जितने भी जहां जहां भी गेट का स्कोर का यूज करेंगे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। अब बात यहां कर लेते हैं कि कितने स्कोर की जरूरत होगी बच्चों को, कितने स्कोर की जरूरत होगी, कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पीएसयू में आपका टारगेट अगर पीएसयू है, अगर आपका टारगेट पीएसयू है तो आपको कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। आप देखेंगे 850 आपको गेट स्कोर चाहिए होगा, मतलब आउट ऑफ 1000 गेट का जो आपके पीएसयू के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, कितना स्कोर जरूरत होती है, कितनी रैंक की जरूरत होती है। तो अगर आप पीएसयू में जाना चाहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, तो 850 प्लस गेट स्कोर आपको चाहिए होगा, मतलब आउट ऑफ 1000 में आपको नंबर चाहिए होंगे 850। अब ये 850 फिक्स नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आप कैसे कह सकते हो 850 से पीएसयू मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, कितना कैंडिडेट पेपर दे रहा है। जैसे पिछले साल लगभग 7.5 लाख बच्चों ने गेट का पेपर दिया, और 1,27,000 समथिंग बच्चा जो है वो क्वालिफाई हुआ था। कई बार देखने को मिला कि 15 लाख तक बच्चा एग्जाम देता है, और क्वालिफाइड होने वाले बच्चों की संख्या वही 10 से 15% रहती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना बैठ रहा है एग्जाम में, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना क्वालिफाई हो रहा है, उस ब्रांच का टॉपर कितना जा रहा है, उस ब्रांच में जो है जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनकी क्या, मतलब रैंक पे पूरा डिपेंड करता है कि उनकी रैंक क्या आ रही है। उसके बाद पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है, जो पेपर का पैटर्न है, वो उस पर डिपेंड करता है कि पेपर कितना डिफिकल्ट बन रहा है, और कट ऑफ पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत, और हाँ उसके बाद डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पीएसयूज में, जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, जितने भी पीएसयू हैं आपके, महारतन है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं,
यहाँ पे क्या होता है कि जितनी वैकेंसीज नंबर ऑफ जो वैकेंसीज होंगी, नंबर ऑफ पोस्ट, अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कभी कभी पोस्ट ज्यादा आ जाती हैं, कभी कभी कम आती हैं। लेकिन हाँ, सिविल और मैकेनिकल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो इनकी जॉब्स बहुत ज्यादा रहती हैं पीएसयूज में भी और भी बहुत सारी कंपनीज में। तो नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना रहेगा पीएसयूज के लिए, रैंक कितनी वहां पे मांगी जाएगी, आपका नंबर कितने देखे जाएंगे, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना एग्जाम पे बैठ रहा है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना क्वालिफाई हो रहा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। ये फिक्स नहीं है, बस ये है कि एक आइडिया बता दिया। और जो आपको रैंक चाहिए होगी वो रैंक चाहिए होगी लगभग 350 के अंदर आपको रैंक चाहिए होगी। तो ये आपकी रैंक 350, उसके बाद आपका ये आपका एक्सपेक्टेड जो है आपको स्कोर ये चाहिए होगा, एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके 75 लगभग 70 से 75 नंबर अगर आप ले आते हैं गेट में आउट ऑफ 100, 100 नंबर का पेपर होता है। पहले मैं बता चुका हूं कई बार, 15 नंबर में आपका जीए पूछा जाता है, 13 नंबर का आपका जो है मैथमेटिक्स होती है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, जितने भी बच्चे हैं ये 28 नंबर के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर दें, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि आईआईटी के लिए कितना जरूरत पड़ेगी। अब आईआईटी के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको लगभग आपको 800 स्कोर चाहिए होगा आउट ऑफ 1000, ठीक है, ये स्कोर होता है। और आपको 70 नंबर चाहिए होंगे। अगर आपके 65 से 70 के बीच में नंबर आते हैं, आईआईटी मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है और 100% कोई ना कोई आईआईटी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे आईआईटी नॉन गेट से भी लेते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे ही नॉन गेट पे फॉर्म आना स्टार्ट होंगे, हम आपको लगातार उस पर वीडियो देना शुरू कर देंगे, उसका प्रोसेस भी आपको बता देंगे कैसे इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह होता है। और जिन बच्चों ने इंटरव्यूज फेस किए हैं, जिन बच्चों ने पिछले साल काउंसलिंग को फेस किया है, जिन बच्चों ने काउंसलिंग को अपना पूरा प्रॉपर ढंग से किया है, वो कैंडिडेट इस समय एनआईटी में, आईआईटीज में और बहुत डिफरेंट मतलब आईसी बेंगलोर तक में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा है कानपुर का, वो आईसी बेंगलोर में पढ़ रहा है और उसकी ऑल इंडिया रैंक 50 थी, वो आपका टेक्सटाइल से उसने दिया था। तो ऐसे में स्टूडेंट, ऐसे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनको बोलूंगा कि वो एक बार आके अपनी लाइव आ जाए या फिर स्टूडियो में आ जाए, एक बार आके अपनी सारी चीजें आपसे शेयर कर ले, तो आपकी वो जो चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी काउंसलिंग के लिए। इसके बाद क्या होता है, इसमें हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि मैं मैकेनिकल के सिलेबस की बात करूंगा। मैकेनिकल के सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिकल के नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप केमिकल की बात करेंगे थोड़े कम रहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कम रहते हैं, बायोमेडिकल में बहुत कम रहते हैं। लेकिन मैकेनिकल में कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में, इसमें कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस कैसा रहेगा, कितने कितने नंबर में कौन कौन से पोर्सन आपके पूछे जाएंगे। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में हैं और जिनका पहला अटैम्प्ट है, समय कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो हो सकता है आपका पेपर अच्छा हो जाए। आप किस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जहां से भी कर रहे हैं तैयारी, इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर लें। जनरल एटीट्यूड की आप बात कर लेते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने द मेंटर चैनल पे भी बताया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड तो फिक्स है। अगर आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर देते हैं, सेकंड ईयर शुरू कर देते हैं, तो ये 15 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं। उसके बाद आपका 13 नंबर का हो जाता है मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग, ये भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिल जाती है, ठीक है। ये 28 नंबर तो आपके फिक्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं कोर सब्जेक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर से 15 नंबर के बीच में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपकी आती है। मटेरियल साइंस 2 नंबर से 3 नंबर में पूछी जाती है। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं, 5 नंबर से 6 नंबर पूछी जाएगी। आईसी इंजन की बात कर लेते हैं, आपका 3 नंबर से 4 नंबर के बीच में ये पूछी जाती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें, 7 नंबर से 8 नंबर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको आप एसओएम बोलते हैं, ठीक है, इसको आप टीओएम बोलते हैं, शॉर्ट में बच्चे बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये आप 7 से 8 नंबर में ये पूछा जाएगा। थ्योरी ऑफ मशीन आपका 9 से 11 नंबर में पूछी जाएगी। मशीन डिजाइन आपका 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 9 से 11 नंबर में। तो देखेंगे हाईली वेटेज वाले जो सब्जेक्ट है वो आपके कौन कौन से यहाँ पे हो जाएंगे। एक आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद आपका हो गया थ्योरी ऑफ मशीन, उसके बाद आपका हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद आपका आरएसी हो गया, उसके बाद हीट ट्रांसफर आपका 5 से 6 नंबर में पूछा जाएगा, आरएसी 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स आपका 7 से 8 नंबर में, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको मैंने दे दिया। जो आपका सिलेबस पूछा जाएगा, मैकेनिकल वाले बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो गेट के एग्जाम को देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। जो भी तैयारी आपने कर ली है, बहुत ज्यादा आपको डीप नॉलेज आपकी यहाँ पे चेक नहीं की जाती कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितना आपने याद कर लिया है, कितना, बस ये है कि आपको जितनी चीजें आपकी चेक की जाती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 28 नंबर लाना स्टार्टिंग के जो आपके सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और आपका बड़ी बात नहीं है। और आप कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है। हर एक ब्रांच का कट ऑफ अलग अलग रहता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा 100 में से, ये मान के चलिए अगर कोई बच्चा 100 में से 40-50 नंबर भी ले आता है, तो उसको कोई ना कोई एनआईटी, अगर वो किसी एवरेज कॉलेज से पढ़ रहा है, मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने 40 से 50 नंबर गेन किए हैं, एनआईटीज में पहुंच गए हैं। प्राइवेट कॉलेज से, एवरेज कॉलेज से, एक एवरेज कॉलेज से सीधे एनआईटी तिरची, वारंगल, सूरतगल में पहुंचना बड़ी बात होती है अपने आप में। और अगर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो आपका
इंटरव्यू क्रॉस वगैरह करके आप आईआईटी बैंगलोर जा सकते हैं, आईआईटी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको लगातार इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे ब्रांच के ऊपर बात कर लेंगे, जितने भी सिलेबस जो भी पूछा जा रहा है आपका ब्रांच के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।